हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ये अच्छे से पता है कि हम शेर शाह सूरी पर कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत ही विस्तृत में डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं। तो उसके साथ साथ डिस्कशन करने से ही सारी चीज़ें नहीं आने वाली हैं, उसके साथ साथ में आपको रिवीजन भी करना होगा। आई होप आप सभी अपना रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए, कल हमने शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ा था। तो प्रशासनिक व्यवस्था को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था कि पहला केंद्रीय प्रशासन था और केंद्रीय प्रशासन को प्रांतीय प्रशासन में बांट रखा था और फिर प्रांतीय प्रशासन के बाद में सरकार या प्रांतीय प्रशासन को सरकार, जिला या शिक में बांट रखा था और इन शिकों को परगना में बांट रखा था और इन परगनों को ग्राम में डिवाइड कर रखा था। तो कल हमने आपसे यहाँ तक डिस्कशन किया हुआ था, ठीक है। तो कल हमने इसके बारे में भी डिस्कशन किया हुआ था कि प्रांतीय प्रशासनिक केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत कितने विभाग बनाए थे जिसको शेर शाह सूरी ने डिवाइड किया था। तो अगर हम बात करते हैं कि शेर शाह सूरी की अगर हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, तो सबसे पहले था केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत इसने 4 संस्थाएं बनाई थी, जो कि दीवान ए विजारत, दीवान ए अर्ज, दीवान ए इंसा और दीवान ए रसालत। इसके अंतर्गत ये केंद्रीय प्रशासन में जो है शासन करता था, यानी 4 विभाग के अंतर्गत। इसके बाद में प्रांतीय प्रशासन आता है। प्रांतीय प्रशासन में इसने जो है अपने केंद्र को प्रांतों में भी डिवाइड कर रखा था। इसके लिए बिल्कुल क्लियर साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसमें कुछ जो इतिहासकार हैं उन्होंने सपोर्ट किया है और कुछ ने खारिज कर दिया है। तो इनके समय पर पाया जाता है कि प्रांतीय जैसी इनके शेर शाह के समय पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। और 2 प्रांत ऐसे थे, पंजाब और मुल्तान, जहां पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ओके, फिर इसके बाद में सरकार या जिला प्रशासन या शिक आता है। तो सरकार, जिला प्रशासन या शिक में 2 जो है अधिकारी होते थे जो कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था देखते थे। पहला होता था सिकदार ए सिकदारान और दूसरा होता था मुंसिफ ए मुंशिफान। ये किसका शासन देखते थे? सरकार या जिले का प्रशासन देखते थे। ओके, फिर इसके बाद में आता है परगना प्रशासन। परगना प्रशासन के अंतर्गत 4 अधिकारी होते थे। वो कौन कौन से होते थे? एक होता था सिकदार, दूसरा होता था मुंसिफ और तीसरा होता था फौजदार और चौथा होता था कारकुन। ये कहाँ के अधिकारी होते थे? तो ये परगने के अधिकारी हुआ करते थे। फिर ग्राम प्रशासन में 2 मुख्य अधिकारी थे। वो कौन से थे? मुकद्दम और पटवारी। ठीक है, तो ये इतने सारे जो है अधिकारी थे जिन अधिकारियों के माध्यम से शेर शाह सूरी जो है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था देखता था। और एक चीज़ और बता दें कि शेर शाह सूरी का जो केंद्र बिंदु हुआ करता था प्रशासन का, वो शासक ही था। यानी कि शासक की अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकते थे। सारे कार्य शासक पर भी आधारित थे। ओके, अब हम बात करते हैं पुलिस व्यवस्था की। तो अगर हम पुलिस व्यवस्था के बारे में बात करें तो शेर शाह सूरी की जो पुलिस व्यवस्था थी वो बहुत उच्च कोटि की थी। इसने रूल अपने समय पर इतने सख्त बना रखे थे कि कोई भी जो उस समय उसके क्षेत्र का जो भी चोरी होती थी, ये जो कुछ भी होता था, इस तरह के अपराध सारे खत्म हो चुके थे। ओके, तो अगर हम बात करें इस पुलिस व्यवस्था की, तो स्थानीय अपराध को रोकने हेतु उसने क्या किया था? उत्तरदायित्व सिद्धांत जो है लागू किया था। क्या किया था? उत्तरदायित्व सिद्धांत लागू किया था। उत्तरदायित्व सिद्धांत का मतलब क्या है कि जैसे ही शासक को ये डाउट हो जाता था कि इसके क्षेत्र पर अमुक व्यक्ति जो है क्या है, चोर है या आते जाते राहगीरों को लूटता था, तो उस पद पर यानी कि इस चोरी को रोकने के लिए उसी व्यक्ति को जो है वहाँ पर नियुक्त कर देता था और उसको जिम्मेदारी दे देता था। तो जाहिर सी बात है, आप व्यवहारिक तौर पर अगर देखेंगे, आप लोगों के घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर पूरी तरीके से आपने उसको जिम्मेदारी दे दी तो फिर आपका काम गड़बड़ नहीं होगा। तो यही चीज़ इसने यहाँ पर लागू की थी
कि उत्तरदायित्व सिद्धांत लगाया था और इस उत्तरदायित्व सिद्धांत के माध्यम से जो अपराधी होते थे तो अपराध रोकने का जो जिम्मेदारी थी उन्हीं व्यक्तियों को जो है उसने दे रखा था जो अपराध करते थे। तो इस तरह से इसके राज्य क्षेत्र में यानी इसके प्रांत में जो है क्या हो गया था, अपराधों की संख्या कम हो गई थी। इसने जो है निजाम के वाक्य को लागू किया कि यदि कोई सौदागर तुम्हारे मुल्क से चल बसे तो उसके माल पर हाथ डालना गुनाह था। यानी कि जैसे कोई भी अगर व्यापारी इसके मुल्क से होकर के गुजर रहा होता था, ठीक है, तो अगर रास्ते में बाय चांस रास्ते में अगर वो व्यापारी या सौदागर वो डेथ कर गया तो उसकी जो संपत्ति होती थी उस पर कोई जो है हाथ नहीं डालता था। इस तरीके के गुनाह सारे इसके समय पर बंद हो चुके थे। एक लेखक है मध्यकालीन इतिहासकार अब्बास खां सरवानी, इन्होंने यहाँ तक कहा है, इनका कथन अक्सर पूछता है कि ये कौन से शासक के समय का है, कि इन्होंने कहा है कि अगर कोई एक वृद्ध महिला सोने से भरे जो है सोने के आभूषणों से भरी टोकरी अगर रात में वो कहीं ले करके जा रही है तो उसको ये डर नहीं होता था कि अगर मैं सोने के आभूषण लेकर के जा रही हूँ तो कोई रास्ते में चोर हमें पकड़ लेगा या फिर हमको मार देगा। इस तरीके की जो इसके समय पर डर था ये सारा खत्म हो चुका था। तो आप इसके कमेंट्स से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी जो पुलिस व्यवस्था थी कितनी उच्च कोटि की रही होगी। ओके, फिर इसके बाद में शेरशाह चोरों एवं डाकुओं को संरक्षक बना दिया था। मैंने बताया ना आपको पहले ही उत्तरदायित्व सिद्धांत कि जो व्यक्ति चोर है उसी को उसकी उत्तरदायित्व उसकी जिम्मेदारी सौंप दो कि आपके इस क्षेत्र में जो है चोरी नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो जिम्मेदारी आपकी होगी। ओके, फिर इसके बाद में ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे तो इनका स्थानांतरण भी होता था। जनता की दशा को जानने के लिए जो सम्राट था वो औचक निरीक्षण करता था। औचक मीन्स अचानक निरीक्षण करता था, कोई उसका समय नहीं निर्धारित होता था कि इस समय पर जो है हम जा रहे हैं निरीक्षण करने। तो ये क्या करता था, औचक निरीक्षण करता था। उसके शासन में कमी ये थी कि जितने भी अधिकार थे इसने केंद्रीकरण कर रखे थे, यानी कि चाहे ग्राम से लेकर के केंद्रीय तक का प्रशासन इसी के अंतर्गत होता था। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को या किसी सेनापति को नहीं दी गई थी। सिर्फ यही कमी इसके समय में देखने को मिलती है। ओके, तो ये थी क्या प्रशासनिक व्यवस्था। अब हम बात करेंगे सैन्य प्रशासन। तो अगर हम सैन्य प्रशासन की बात करते हैं तो शेरशाह सूरी ने सैन्य प्रशासन के क्षेत्र में इसने अलाउद्दीन खिलजी की जो है नीति अपनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी की नीति कौन सी अपनाई थी, आपको याद होगा जब मैं दिल्ली सल्तनत में पढ़ा रही थी अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया एवं दाग पद्धति का जो है शुरुआत किया था। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी की हुलिया एवं दाग प्रथा को भी अपनाया था ताकि कोई भी सैनिक जो भी इसकी सेना में है तो वो जो है किसी भी तरीके की चापलूसी ना कर सके। इस वजह से इसने क्या अपनाया था, हुलिया व दाग प्रथा भी अपनाया हुआ था। ओके, फिर इसके बाद में इस विभाग में प्रायः हस्तक्षेप भी करता था। हस्तक्षेप कैसे करता था कि जो चीज़ इसको नहीं अच्छी लगती थी, जो सैनिक नहीं ठीक लग रहा है, उस पर ये जो है हस्तक्षेप करता था। हस्तक्षेप का मतलब कि टोका टोकी, कि जो उसको नहीं अच्छा लग रहा है तो उसको निकाल करके बाहर करना, उसको बोलना कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इस विभाग में जो है क्या करता था, हस्तक्षेप करता था। इसने जो है अफगान फौज कबीलाई सेना को चलाने की परंपरा अपनाई थी। कौन सी, अफगान फौज कबीलाई सेना। अफगान फौज कबीलाई सेना की परंपरा चलाई थी। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा शासक है जिसने अफगान फौज परंपराई कबीला का जो है परंपरा को अपनाया था, वो कौन था, शेरशाह सूरी था। इसके समय पर सैनिकों की सीधी भर्ती ये स्वयं करता था और इसकी छावनियां जो है 16 इसकी जो सेना थी वो 16 छावनियों में जो है विभाजित हो रखी थी। और एक आता है नाम, बहुत महत्वपूर्ण नाम, ब्रह्मजीत गौड़ का, जो सेना का योग्य सेनापति हुआ करता था। ओके,
शेरशाह सूरी का। ठीक है, तो ये थी इनकी सैन्य व्यवस्था। अब हम बात करते हैं न्यायिक व्यवस्था के बारे में। तो अगर हम न्यायिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो शेरशाह का कहना था या ये मानना था कि न्याय धार्मिक अनुष्ठानों से सबसे उत्तम है। यानी कि लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी जनता को उचित न्याय नहीं दे सके तो आपके लिए वो धार्मिक अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना वो बेकार है, अगर आप अपनी जनता को सही तरीके से न्याय नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये किसका मानना था? ये शेरशाह सूरी का मानना था। इसके बाद में कोई भी पूजा पाठ की बराबरी नहीं कर सकता है। यानी कि आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, चाहे जितना दान कर लो, चाहे जितना भगवान पर 10 कुंटल लड्डू चढ़ा दो और कई सारे अनुष्ठान होते हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता है अगर आप अपनी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं अपने न्याय के द्वारा। तो ये सारी चीजें व्यर्थ हैं, ये सारे कार्य करना, ये सारी चीजें जो है क्या होती हैं? व्यर्थ होती हैं। ये कहना मानना किसका था? शेरशाह सूरी का था। इसके बाद में हिंदू एवं मुसलमान दोनों एक समान जो है अनुमोदन करते हैं। यानी कि ये जो परंपराएं थी तो ये नहीं था, इसका मानना ये नहीं था कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लिए है। हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए बराबर ये जो है इस तरीके से विचार रखता था। ओके, फिर इसके बाद में न्यायिक अधिकारी की बात करें तो काजी एवं मीर अदल इसके न्यायिक अधिकारी हुआ करते थे। और मध्यकालीन इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी है, इन्होंने कहा है, उसके न्याय की प्रशंसा करते हुए कहा है कि खुदा का शुक्र है कि मैं इस न्यायप्रिय बादशाह के समय पैदा हुआ। यानी कि जो अब्दुल कादिर बदायूनी थे ये जो है इसके बहुत बड़े प्रशंसक थे और इसको बहुत बड़ा न्यायप्रिय शासक मानते थे। तभी इन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है कि मैं इस न्यायप्रिय बादशाह के समय पैदा हुआ। यानी कि अगर हम निष्कर्ष रूप से कहें तो शेरशाह सूरी की अगर हम नीति की बात करें तो इसकी नीति जो है धार्मिक सहिष्णुता की थी। ठीक है, तो ये थी क्या? शेरशाह सूरी की पुलिस व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और न्याय प्रशासन। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं अभी क्या बचा हुआ, राजस्व विभाग बचा हुआ है। इसके बाद में हम शेरशाह सूरी के जो कल्याणकारी कार्य थे उनको लेकर के आएंगे। तो आज अपने लेक्चर को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन विराम देने के पहले आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ओके, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।